नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। स्वागत है आपका। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल भी अदालत में दलीलें सुनी जाएंगी। 5 राज्यों के चुनावी माहौल के दौरान हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के प्रचार में या तो उठ चुका है या फिर लगातार उठाया जा रहा है। असली प्रश्न यह है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यह मामला शांत हो जाएगा या फिर अभी चल रहे चुनावों में तेजी से फैला हिजाब का विवाद तो शुरुआत भर है। क्या हिजाब के मुद्दे का धीरे धीरे ऐसा चुनावी विकास होगा कि वो लंबे समय तक अलग अलग चुनावों में तनाव की शुरुआत भर है। हिजाब विवाद में फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट को सुनाना है, लेकिन आंसू गैस की गोले हिजाब के मुद्दे पर ही पश्चिम बंगाल में चल जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में आंसू गैस के इन्हीं गोलों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया में वीडियो, ट्वीट, व्हाट्सएप संदेश के जरिए शेयर किए जा रहे मैसेज को देखिए। अभी हमने सिर्फ ट्विटर से कुछ संदेशों को उठाया जिनमें खास बात है 2022 में हिजाब की मांग के साथ आगे 2029 तक अलग अलग मांगों के जिक्र का आरोप लगाकर 2029 तक इसी आधार पर आगे बढ़ते रहने का दावा। ऐसे संदेश नहीं, वीडियो भी शेयर होते हैं। एक वायरल वीडियो है जिसमें लिखा है 2022 में हिजाब पहनकर स्कूल आने दिया जाए, 2023 में स्कूल में नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए, 2024 में स्कूल में नमाज के लिए अलग जगह चाहिए, 2025 में नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट चाहिए, 2026 कॉलेज कैंटीन में सिर्फ हलाल खाने का सामान मिले, 2027 रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दे, 2028 मई में स्कूल की छुट्टी क्यों सिर्फ रमजान में दो, और 2029 ऐसा वीडियो में लिखा रहता है कि कृष्ण और राम के चैप्टर हैं, इन्हें हटाया जाए। तो सवाल है कि क्या 2022 में शुरू हुआ हिजाब का विवाद किसी लंबी रिसर्च का परिणाम है? क्या इसी विवाद का क्रमिक राजनीतिक विकास करके आगे लंबे समय तक इस्तेमाल होना है? इन सवाल को ध्यान में रखिएगा। अभी वापस हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ले चल रहे हैं। 12 फरवरी को यहाँ पर एक स्कूल के बाहर सैकड़ों परिजन और लोग जुट गए। वजह ये कि मुर्शिदाबाद के स्कूल में छात्रा को हिजाब पहनकर आने से शिक्षक ने रोका। फिर स्कूल प्रबंधन और परिजन के साथ स्थानीय लोग पुलिस की मौजूदगी में मीटिंग करते दिखते हैं। पुलिस और प्रशासन बाहर खड़े गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तभी हिजाब पहनने से रोकने पर मुर्शिदाबाद में नाराज लोग पथराव करने लगते हैं। इस गलियारे में स्कूल के बिछे हुए पत्थरों को देखिए। कर्नाटक से शुरू हिजाब विवाद के बीच देश में हिंसा की यह पहली घटना है। जहां गुस्साए लोगों ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, फिर पहले खुद पुलिस को पथराव रोकने के लिए पत्थर चलाना पड़ता है। इसके बाद मुर्शिदाबाद के स्कूल में हिजाब पहनने से छात्रा को रोकने का मामला इतना बड़ा हुआ कि आंसू गैस के गोलों की बरसात पुलिस को करनी पड़ती है। अब सवाल है कि कर्नाटक का हिजाब विवाद, पश्चिम बंगाल में हिजाब के मुद्दे पर पथराव और आंसू गैस और सोशल मीडिया में आगे 2029 तक अलग अलग मांगों को हिजाब के बाद उठाए जाने का संदेश लिखकर फैलाने का संबंध कैसे इस मुद्दे के क्रमिक राजनीतिक विकास से है?
तो एक एक घटना को गौर से समझिएगा। यह आगरा की तस्वीर, जहां बीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के भीतर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। पुलिस रोक देती है। इनमें से एक रीना शर्मा की बात अब आप सुनिए। कल के दिन वो तो बोलेंगे हम नमाज स्कूलों में पढ़ेंगे, तो हमारा यही विरोध है कि जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से हम लोग रहें, और देश में रहना है तो इसी हिसाब से रहना होगा। यानी वीएचपी की सदस्य को लगता है कि हिजाब के बाद स्कूल में नमाज को लेकर मांग उठेगी। ऐसे ही तो संदेश भी सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं। इसके बाद आपको हम मिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता मनीष शुक्ला से। ऊपर दिखाए गए संदेशों और बीजेपी प्रवक्ता के बयान को सुनिए। उनका इरादा जो गजवाए हिंद बनाने का वो भी पूरा नहीं होगा, चूंकि ये प्रयोग किया जा रहा है कि ये प्रयोग सफल हो तो कल ये कहे कि जालीदार टोपी पहनकर हम बैठेंगे, लुंगी पहनकर हम स्कूल आएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में शरीयत का कानून नहीं बल्कि संविधान लागू होगा। बीजेपी के नेता भी यानी कहते हैं कि आज हिजाब पहनकर आने दिया तो कल ये दूसरी मांगे उठाएंगे। एक पक्ष को लगता है कि आगे हिजाब के बाद स्कूलों में दूसरी मांगे अपने धर्म के मुताबिक की जाने लगेंगी। क्या इसीलिए हिजाब के बदले अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में कुछ छात्र भगवा शॉल ओढ़कर चले आते हैं और बाहर नारेबाजी करते हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से राजनीतिक लोग ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे हिजाब के बाद आगे उनकी दूसरी मान्यताओं पर कोई रोक लगने वाली है। दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे। भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं। बुर्खा, दाढ़ी, टोपी ये हमारे मजहब इस्लाम की एक रुकन है। इससे अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। यानी 2022 में शुरू हुआ हिजाब का झगड़ा जरूरी नहीं कि जल्दी सुलझ जाए। अगर कर्नाटक में हिजाब से शुरू हुआ विवाद बंगाल तक आंसू गैस के गोले छुड़वा सकता है, तो क्या आगे धर्म के आधार पर ही लंबे वक्त तक अलग अलग मांगों के नाम पर मुद्दे का क्रम से चुनावी विकास राजनीति में नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो। यानी एक पक्ष को यह लगता है कि हिजाब के बाद दूसरी मांगे धर्म के अनुसार की जाएंगी, जबकि दूसरे पक्ष को यह लगता है कि आज हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोक रहे हैं, बाद में दूसरी धार्मिक परंपराओं पर रोक लगाई जाएगी। एक अपनी तरफ के लोगों को डराता है कि हिजाब मांग लिया तो क्या होगा, दूसरा अपनी तरफ के लोगों को डराता है कि आज हिजाब रोका है, कल क्या क्या रोक देंगे। तो क्या ऐसे ही विवादित मुद्दों का विकास होता जाएगा, चुनावों में फायदा उठाया जाएगा? इस सवाल को समझने के लिए अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं कर्नाटक। तारीख 15 फरवरी, जगह मांड्या, कर्नाटक। स्कूल में एक अभिभावक हिजाब पहनी छात्रा को लेकर दाखिल होते हैं। शिक्षिका तुरंत आगे आती हैं। स्कूल में हिजाब पहनकर दाखिल हुई छात्रा को वो इशारा करती हैं। हिजाब अब उतार कर क्लास में जाने के लिए कहती हैं। अभिभावक ये देख सुनकर तुरंत मना करते हैं, कहते हैं हिजाब उतार कर बच्ची स्कूल और क्लास में नहीं जाएगी। परिजन अब वापस छात्रा को हिजाब पहनने के लिए कहते हैं। कुछ ही पल में टीचर लौटकर फिर कहती हैं कि स्कूल में आने के बाद हिजाब उतार लें और छात्रा क्लास अटेंड करें। वापस स्कूल से जाते वक्त हिजाब पहन लें। इस दलील पर भी छात्रा के परिजन तुरंत मनाही जाहिर करते हैं। इसके बाद छात्रा को स्कूल से वापस लेकर हिजाब में ही घर वाले निकल जाते हैं। हाईकोर्ट ने ही धार्मिक कपड़ों पर रोक का अंतरिम आदेश अभी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की याचिका नहीं सुनी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी इस पूरे विवाद में सुनवाई लगातार जारी है। तो क्या तब तक बिना हिजाब के अभिभावक बच्चों को कर्नाटक में स्कूल नहीं भेजेंगे? कर्नाटक के मलारू में आप परिजनों से हुई बातचीत को सुनिएगा।
हम लोग के बच्चों को क्यों अलग कर रहे हैं ये लोग? हिजाब डाल के कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है। हाँ, इतना साल हुआ, 100 ईयर्स पहले का स्कूल है, हम लोग यही एजुकेशन किए हैं ना। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो। तो हम लोग हमारे रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ता है ना, हमारे रिलीजन का खिलाफ है ये। हमारे कुरान में यही से कहा है कि नहीं, अब हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ आप बच्चों को अगर हिजाब उतार के आने कहेंगे तो आप क्या कहते हैं? नहीं भेजोगे बच्चों को? नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, क्या करना है फिर? फ्यूचर एजुकेशन नहीं चाहिए, आप हिजाब पहन के ही जाएंगे? हाँ, यस, नहीं तो हिजाब चाहिए हम लोग। नहीं तो अगर हाई कोर्ट बोलेगा नहीं बेचते हैं हम लोग, नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। हिजाब को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि कर्नाटक में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद छात्राओं को बिना हिजाब के स्कूल परिजन नहीं भेजना चाहते। पढ़ाई छूटे, एग्जाम छूटे, मंजूर है, हिजाब नहीं छोड़ना चाहते। ये तस्वीर कर्नाटक की गडक की है, जहां हिजाब में ही क्लास के भीतर तक पहुंच गई छात्राओं को वापस क्लास से बाहर किया जा रहा है। या तो हिजाब उतारने को कहा जाता है या फिर क्लास से बाहर रहने को। छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास से बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर परिजन बाद में आपत्ति उठाते हैं, पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ता है। आगे बढ़े उससे पहले एक तस्वीर देखना जरूरी है। चिकमंगलुरु में हिजाब पहनकर ही जब छात्राएं क्लास में आती हैं तो छात्र तालियां बजाते हैं। ये तस्वीर मांड्या में पिछले हफ्ते की तस्वीर से अलग है, जहां हिजाब पहनकर आती छात्रा और भगवा गमछा डाले छात्रों के बीच धर्म के आधार पर नारेबाजी दिखी थी। लेकिन चिकमंगलुरु में छात्राएं ज्यादा देर हिजाब पहनकर क्लास में नहीं रह पाईं। दावा है बाद में उन्हें वापस घर भेजा जाने लगा। इस पर घर वालों और स्कूल के बीच तनातनी हुई, पुलिस को बीच में आना पड़ा। कर्नाटक में मंगलवार को कोडागु की ये तस्वीरें भी बताती हैं कि हिजाब विवाद लंबा चल सकता है। जहां पब्लिक स्कूल में 45 मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, 23 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर वापस घर भेज दिया गया। 22 छात्राएं हिजाब पर पाबंदी के बाद स्कूल नहीं आ रही। अब आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जहां नहीं माना जा रहा, या वहां अदालत से भी हिजाब पर रोक का फैसला आया, तो परिजन मानेंगे? बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते हैं क्या? उनको भी मना किए हैं, कोई भी नहीं डालने को आते हैं ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में, टीचर से डालने को हाले को है ना। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना, डालने को है ना सर। कल में मीटिंग को आए, टीचर का इसमें है ना, वो तो गलत ना। इसीलिए करना है तो पूरे के सेम रूल्स करो, एक एक को काय को करते हैं, गलत ना वो भी। हमारे लिए क्यों ऐसे का रूल्स नहीं भेज, क्यों भेजना है सर? इस तरह हिजाब विवाद का इतना विकास हुआ है कि जहां जनवरी में कर्नाटक के सिर्फ एक कॉलेज में विवाद ने जन्म लिया, फरवरी की शुरुआत में वो कर्नाटक में हिजाब के बदले भगवा पगड़ी और गमछा पहनकर आने की मांग पर बदल गया। अब हिजाब पर रोक के बदले सिंदूर कुमकुम की छूट पर सवाल उठाया जाने लगा है। कर्नाटक के सेम पैटर्न पर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिजाब पहनकर छात्राओं के आने पर या तो रोक लगे या फिर दूसरे छात्रों को भगवा गमछा पहनकर आने की छूट दी जाए की मांग हो रही है। पाकिस्तान के बाद इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पूरे विवाद में आपत्ति उठाते हुए कहा है कि मुस्लिमों की जीवन शैली की रक्षा भारत में हो। हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हमारे देश के संविधान और संस्कृति की भी हिफाजत है। हमारा देश जो है वो अगर सह अस्तित्व के साथ चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। और संविधान जहां एक तरफ हमें अधिकार देता है, वहीं कर्तव्य बताता है। और जो लोग हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश होगा जहां पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सम्मान पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। उसके अलावा जो है वो ये देश अकेला देश होगा जहां पर कि 6 लाख से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोगों के धर्म स्थल हैं। अब सवाल है कि होगा क्या? कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के समर्थन में फैसला आया तो क्या दूसरे संगठन इसे स्वीकार करेंगे, या फिर जैसे हिजाब बनाम भगवा का आमना सामना होता रहा है वो और बढ़ेगा? अगर हाई कोर्ट का फैसला हिजाब पर रोक लगाने का आया तो क्या परिजन छात्राओं के मानेंगे या बिना हिजाब के स्कूल आने देंगे?
क्या एक अदालत से दूसरी अदालत तक क्रम से ये मुद्दा चलता रहेगा? क्या चुनाव दर चुनाव ये मामला बढ़ता रहेगा? आज तक ब्यूरो। दस्तक में हम आगे बढ़े, आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव फिर से दोषी करार दिए गए हैं और आशीष मिश्रा मोनू की रिहाई इतनी जल्दी कैसे हो गई है, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि लाल किला हिंसे में दीप सिद्धू, आरोपी दीप सिद्धू, आपको याद होगा उसकी हरियाणा के सोनीपत में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। सोनीपत में सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई है। पंजाबी अभिनेता है, सिंगर है और लाल किला हिंसे में इसका जबरदस्त नाम आया था लोगों को भड़काने में और आपत्तिजनक बयान देने में। और लाल किले में जो हिंसा हुई थी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान, उसमें दीप सिद्धू आरोपी था। उस दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हरियाणा के सोनीपत में एक सड़क हादसा हुआ जहां पर दीप सिद्धू की मौत की खबर आई है। पंजाबी फिल्मों में दीप सिद्धू ने कई सारी फिल्मों में काम भी किया था। चुनावी लोकतंत्र में सिर्फ वोट के लिए विवाद ही लंबा नहीं चलता, बल्कि कानून के घटघरे में खड़े माननीय नेताओं को सजा दिलाने के मामले भी बहुत लंबे चलते हैं। और आज इस खबर पर दस्तक की जरूरत इसलिए है क्योंकि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को कुचलने का आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। आज ही चारा घोटाले के 27 साल पुराने 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। हम इन दोनों खबरों के बीच में हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और उन आंकड़ों से हमें यह पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में जो रसूखदार हैं वो छूट जाते हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद रहते हैं। गृह मंत्रालय ने इसी महीने हमें ये एक आंकड़ा दिया है, यही बताया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में कितने लोग जेल में बंद हैं और कितने लोग नहीं। मतलब ये हुआ, ये देखिए गृह मंत्रालय ने इसी महीने ये आंकड़े दिए हैं और भारत में करीब 4.25 लाख लोग ऐसे जेलों में बंद हैं जो दोषी अब तक नहीं हैं, यानी कि विचाराधीन कैदी हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 3128 विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद चल रहे हैं। ये देखिए आंकड़े यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़े दूसरे ग्राफिक्स की तरफ, मतलब 16,603 कैदी ऐसे हैं जिनका दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन 3 से 5 साल बीत गए और ये अभी सभी जेल में बंद हैं, जेल से बाहर ये लोग नहीं आए हैं। और हमारे देश का उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं, जिनकी संख्या 80,557 है। दूसरे नंबर पर बिहार आता है जहां की जेलों में 44,187 कैदी निर्दोष या दोष के बीच खड़े होकर इंतजार करते हुए जेलों में बंद हैं। आप अंदाजा लगाइए, इनमें ज्यादातर कैदी वो होते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास मुकदमे की तारीखें लेने का पैसा तक नहीं होता। और इन्हीं उत्तर प्रदेश और बिहार से आई 2 खबरें हमारे सामने हैं। आज लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी को जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव को 2.5 दशक पुराने 5वें केस में दोषी सिद्ध किया गया है। क्या वाकई कानून से भी लंबे हाथ क्या माननीय और माननीयों के रिश्तेदारों के होते हैं, जो सामने से किसानों को कुचलने का आरोपी मोनू मिश्रा जमानत पाकर जेल से चुपचाप सन्नाटे में बाहर आता है। सरकारी जांच टीम की चार्जशीट में सुनियोजित साजिश रचने का केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा मोनू मिश्रा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के चौथे दिन जेल से बाहर आकर बंद गाड़ी में बिना कुछ कहे घर पहुंच जाता है। कोर्ट से 3 लाख की छोटी मांगी गई थी, 3 लाख की तो छोटी दाखिल कर दी गई। ऐसा भी कुछ प्रतिबंध है कि शहर के बाहर नहीं जा सकेंगे? नहीं, शहर के ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, शहर के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। राज्य के बाहर या देश के बाहर? जी, देश के बाहर जाने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। यूं तो 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा की मौजूदगी घटना स्थल पर बताई थी। केंद्रीय मंत्री के बेटे के हथियारों से ही फायरिंग की बात भी एसआईटी ने चार्जशीट में कही थी।
लेकिन अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान एसआईटी की दलीलें कमजोर साबित हुई। सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर आरोपी नंबर 1 बेल पर छूट गया, जिसकी रिहाई पहले से राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। चुनावी माहौल में बाहर जमानत पर आए आशीष मिश्रा की रिहाई को ब्राह्मण वोट से जोड़ा जा रहा है। वजह ये कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा बीजेपी पाई। 2017 में ब्राह्मण वोट का 80% हिस्सा बीजेपी को मिला था। 2019 में ब्राह्मण वोट का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में गया था।